जब पूरा संविधान ही चेंज करने की तैयारी है तो ये वक्फ और ये वो क्या है? वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं वो अगर यदि केंद्र सरकार वापस कर दे, देश का वो कौन सा बड़ा शहर है जहां वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है और उस पर गवर्नमेंट का कब्जा नहीं है? इसका बिल ले आइए। भाई वक्फ के बारे में अभी हमको पूरी बात नहीं पता है ना। हमारी तो बात यह है कि हमारे मंदिरों में जो धर्मनिरपेक्ष सरकारें बैठी हैं उससे भी हमको समस्या है, इसीलिए हम चाहते हैं मौका हमको मिला तो हमने अपनी बात कह दी। इनका मानना ये है कि शायद हमारी कुछ कमी रह गई हिंदू मुसलमान की नफरत करने में, तो इनकी सोच ये है कि शायद हिंदू वापस आएगा। हर एक्ट में संशोधन हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है कि वक्फ एक्ट में ही संशोधन हो रहा है कि इसमें बेसिकली किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, और अगर किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत गवर्नमेंट को महसूस हो रही है तो कम से कम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी राय ज़रूर इनकॉर्पोरेट की जाए, उनकी राय ली जाए। इस समय देश में वक्फ बोर्ड को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सवाल उठ रहे हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही दिन में यानी कुछ ही सालों में वक्फ बोर्ड की संपत्ति कई गुना बढ़ गई। वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर वक्फ बोर्ड की शुरुआत क्यों और कैसे हुई, कब हुई, और इसे लेकर देश के विभिन्न राज्यों में किस तरह का विवाद की स्थिति पैदा हुई। ये विवाद क्या है और मोदी सरकार ऐसा क्या करने जा रही है जिसके बाद ये विवाद खत्म होने की बात की जा रही है, और क्यों मुस्लिम संगठन इस बदलाव का विरोध कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड को लेकर आखिर विवाद क्यों है, इसको हम समझेंगे। 30 वक्फ बोर्ड देश में इस वक्त ऐसे हैं जो संपत्तियों के विवाद में फंसे हुए हैं। एक उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि पिछले दिनों खबर आई कि तमिलनाडु में एक वक्फ बोर्ड ने पूरे गांव पर अपना अधिकार जमाया। 1500 साल पुराना इस गांव में मंदिर था, उस पर भी उन्होंने अपना अधिकार जमाया। लोग हैरान है, गांव वाले भी हैरान है कि 1400 साल पुराना वक्फ बोर्ड 1500 साल पुराने मंदिर और गांव पर किस तरह अपना अधिकार जमा रहा है। इसी तरह का एक और उदाहरण देखें तो हरियाणा के यमुनानगर जिले में जटलाना गांव में वक्फ की ताकत तब देखने को मिली जब गुरुद्वारा वाली ज़मीन को वक्फ बोर्ड ने अपने नाम बदलवा लिया, यानी स्थानांतरित करवा लिया। इस ज़मीन पर किसी मुस्लिम बस्ती या मस्जिद होने का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। नवंबर 2021 में मुगली सराम में सूरत नगर निगम मुख्यालय को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित किया गया। तर्क यह दिया गया कि शाहजहां के शासनकाल के दौरान संपत्ति को सम्राट ने अपनी बेटी को वक्फ संपत्ति के रूप में दान कर दिया था, इसलिए आज लगभग 400 साल बाद भी इस दावे को उचित ठहराया जा सकता है। इसी तरह 2018 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने सर्वोच्च न्यायालय के सामने कहा कि ताजमहल का स्वामित्व सर्वशक्तिमान के पास है और ये व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए इसे सुन्नी वक्फ बोर्ड की संपत्ति के रूप में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के ओर से शाहजहां से हस्ताक्षरित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहे जाने पर इस पर निकाय ने दावा किया कि स्मारक सर्वशक्तिमान है और उसके पास कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है, लेकिन उसे संपत्ति का अधिकार फिर भी दिया जाना चाहिए। तो आपने समझा इन उदाहरणों से किस तरह से वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को, दावों को लेकर देश में विवाद है अलग अलग राज्यों में। अब हम समझते हैं कि आखिर ये वक्फ बोर्ड कैसे बना और क्यों ये शब्द चलन में आया। दरअसल अरबी भाषा में वकूफ़ा शब्द बना है जिसका मतलब है ठहरना, और इसी से और जो इसकी संपत्तियां हैं, जो शासनकाल में, जो मुग़ल के शासनकाल में जो धर्मार्थ के लिए, मस्जिदों के लिए और धार्मिक कार्यों के लिए जो संपत्तियां दान में दी जाती थी, उनके लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया। और शाहजहां के शासनकाल में बहुत सारी ज़मीनें, इस तरह की ज़मीनें गांव के गांव वक्फ बोर्ड के अधीन किए गए और दान दिए गए। और आज भी ये चलन में है कि चल और अचल संपत्तियां वक्फ बोर्ड के नाम पे की जाती है, यानी दान में दी जाती है, और इसे कानूनी दर्जा भी दिया गया। अब कानूनी दर्जे की बात करते हैं कि हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड को कानूनी रूप से कब मजबूत किया गया। दरअसल 1954 में पहला वक्फ बोर्ड आया था और 1995 में इसमें पहला संशोधन किया गया। सरकार ये वक्फ बोर्ड अधिनियम बनाया था। उसमें क्या किया गया था कि जो भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, उसमें जो मुस्लिम परिवार पाकिस्तान गए थे, उनकी जो ज़मीनें थी वो वक्फ बोर्ड के अधीन कर दी गई थी। उसके बाद
साल 1991 की बात है, जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। तो जब बाबरी विध्वंस हुआ तो उन्होंने इसकी भरपाई के लिए वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दिए और मजबूत कर दिया, और संपत्ति पर अधिकार जमाने का जो अधिकार कानूनी संशोधन वह उस वक्त किया गया। तो इससे वक्फ बोर्ड मजबूत हुआ। और इसके बाद 2013 में जब मनमोहन सरकार थी, तब भी वक्फ बोर्ड को मजबूत करने के लिए असीमित अधिकार दिए गए। इससे पंजीकरण, अतिक्रमण और वक्फ बोर्ड जहां चाहे वहां अपनी संपत्ति का दावा कर सकता था। इससे संपत्ति दिनों दिन बढ़ती चली गई और वक्फ बोर्ड की संपत्ति पिछले कई सालों में रेलवे और अर्ध सुरक्षा बल है, उसके बाद तीसरे नंबर पे वक्फ बोर्ड है जिसके पास इतनी संपत्तियां हैं। तो मनमोहन सरकार में, पीवी नरसिम्हा राव सरकार में ये वक्फ बोर्ड के जो अधिनियम है उनमें जो बदलाव और असीमित अधिकार दिए गए ज़मीनों पर कब्जा करने के और स्वामित्व जताने के, उसके बाद से ये वक्फ बोर्ड में लगातार ज़मीनों का इजाफा होता गया और इनकी जो संपत्ति है, कुल संपत्ति है, वो भी धीरे धीरे बढ़ती चली गई। इसके बाद चुनाव से ठीक पहले, क्योंकि चुनाव में जब सरकारें जाती हैं तो चुनाव से ठीक पहले 2014 में कांग्रेस सरकार ने जाते जाते 123 संपत्तियां जो दिल्ली की थी वो वक्फ बोर्ड के अधीन कर दी गई। तो आपने पूरे वीडियो में समझा किस तरह से वक्फ बोर्ड को मजबूती प्रदान की गई और उनको असीमित अधिकार दिए गए ज़मीनों पर दावे करने के। और अब मोदी सरकार लोकसभा में इसी तरह के संशोधन कुछ लाना चाहती है जिससे कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियां या फिर जो अधिकार असीमित दिए गए थे उनका विश्लेषण किया जा सके, और इसी बात का विरोध मुस्लिम संगठन कर रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि किस तरह के संशोधन सरकार लेकर आती है और उसके बाद क्या बदलाव होते हैं और इस बदलाव के कितने दूरगामी परिणाम देखने को मिलते हैं। नमस्कार।